हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। आई एम महिपाल सर। देखो प्यारे गाइज, आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। इस 3.2 के अंतर्गत जो है हम आपको जो इसमें आने वाले क्वेश्चन है उनको समझाते हैं। इससे पिछली वीडियो में जो है हमने आपको इससे पहले 3.1 एक्सरसाइज समझाई। ये एक्सरसाइज है कक्षा 8 की। लेसन का नाम है चतुर्भुजों को समझना, यानी कि चतुर्भुजों के संबंध में है। चतुर्भुज का मतलब है चार भुजाओं की आकृति, लेकिन यहाँ पर जो है बहुभुज अर्थात बहुत सारी भुजाओं की आकृति है। अब देखो, पिछले वीडियो में जो है हमने आपको सभी प्रकार की आकृतियों के बारे में समझाया। आज हम समझाते हैं आकृतियों के बारे में, यानी कि आकृतियों के बाहर बनने वाला कोण, जिसका नाम है बहिष्कोण। पिछली वीडियो में जो है हमने आपको समझाया था कोई भी आकृति है उसके अंदर बनने वाले कोणों का योग, और यहाँ पर जो है आप समझाते हैं बहिष्कोण। अब जैसे मान लो कोई आकृति आपके पास त्रिभुज है। अब त्रिभुज की भुजाओं को, अगर त्रिभुज की भुजाओं को हम आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको आगे बढ़ा दिया, इसको इधर बढ़ा दिया, तो ये जो बनने वाला कोण है ये, इस कोण का नाम है बहिष्कोण। यानी कि बाहर जो बनने वाला कोण है, इस बाहर बनने वाले कोण को कहते हैं बहिष्कोण। ये वाले बहिष्कोण कहलाते हैं। तो इन बहिष्कोणों का योग जो है वो सदैव याद रखना 360 होता है। बहिष्कोण चाहे किसी भी आकृति के हो, जो बाहर के अंदर बाहर कोण बनता है बहिष्कोण बोलते हैं बाहर के कोण को। चाहे वो आकृति कितनी भी भुजाओं की हो, कम से कम भुजाओं की आकृति जो वो 3 की है, इससे त्रिभुज बनता है। इससे अधिक भुजाओं की आकृति कोई भी हो सकती है। जैसे मान लो ये 4 भुजाओं की आकृति आपके पास, चतुर्भुज बोलते हैं इसको। अगर इसकी भुजाओं को आगे बढ़ा दे, इसकी इधर बढ़ा दी, इधर बढ़ा दी या इधर बढ़ा दी, ऐसे बढ़ा दी, तो इसके बाहर जो बनने वाला कोण है ये कोण कहलाता है आपका बहिष्कोण। तो जो बाहर बनने वाला कोण है वो कहलाता है बहिष्कोण। तो उन सभी बहिष्कोणों का योग जो है वो, जितने भी बहिष्कोण है इन सब का योग जो है वो 360 होता है। तो आप इस सिस्टम को याद रखना। किसी भी आकृति के, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, उसके अंदर के कोणों का योग जो है, योग के बारे में जो है हमने पिछली वीडियो में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझाई थी। आप उस वीडियो को ध्यान से देखें। अब देखो, ये था हमारा बहुभुज। अब इसके अंतर्गत हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.2। अब एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इस MP सैनी 1 2 3 4 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आओ चलो एक्सरसाइज शुरू करते हैं 3.2। 3.2 का प्रश्न नंबर 1। देखो प्रश्न नंबर 1 दिया हुआ है, हमारे पास एक आकृति दी हुई है। प्रश्न नंबर 1 में जो है ये आकृति दी हुई है। इस आकृति में भुजाएं आगे बढ़ाई हुई है, ऐसे आप जो है बुक में चेक कर सकते हैं। इसके अंतर्गत जो है ये कोण दिया हुआ है 125 अंश। ये कोण दिया हुआ है x, और ये कोण दिया हुआ है 125 अंश। तो इस आकृति में जो है हमें x का मान बताना है। अब x का मान बताने के लिए अभी हमने आपको बताया कि चाहे कोई भी आकृति है, भुजाओं से घिरी हुई आकृति है, उसके बाहर के जो बनने वाले कोण है उन्हें बोलते हैं बहिष्कोण। उन सभी कोणों का योग जो है वो होता है 360। अब जैसे ये आकृति आपके पास बनी हुई है, इसमें बाहर का जो बहिष्कोण है 125 हो गया, 125 हो गया, x हो गया। तो ये जो बाहर के बहिष्कोण है इन सभी कोणों का योग होता है 360। तो जैसे ही हो गया, तो हमें जो है x की वैल्यू फाइंड करनी है, ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये हमारे पास हो गया x प्लस 125 और प्लस 125, यानी कि इन तीनों के तीनों कोणों का योग जो है वो हो गया 360। अब ये हो गया आपके पास x प्लस 250 बराबर ये हो गया 360 अंश। अब x का मान हमारा निकल गया। x बराबर जो है वो आ गया 360 माइनस 250।
अब 360 में से 250 घटा दो, देखो जीरो की जीरो, 6 में से 5 गया 1, 3 में 2 गया 1, तो 110 अंश आ गया। तो प्रश्न नंबर 1 का ये हमारा ए पार्ट था। इस ए पार्ट में जो है ये आकृति आपके पास दी हुई है, हमें इस आकृति में जो है एक्स का मान ज्ञात करना है। तो आकृतियों में आपको मैंने कई बार बताया कि इन चीज़ों को विशेष तौर से ध्यान रखना। कोई भी आकृति हो, चाहे कितनी भी भुजाओं की हो, उसके बाहर जो बनने वाला कोण है वो कहलाता है बहिष्कोण, और सभी प्रकार के बहिष्कोणों का जो योग है वो होता है 360 यानी कि 360 डिग्री। अब देखो जब तीन कोण दिए हुए हैं तो तीनों का योग जो है एक्स प्लस 125 प्लस 125 बराबर 360। तो ये हो गया एक्स प्लस 125 हो गया 250 बराबर 360। तो एक्स बराबर ये 225 आपका इधर चला गया, 360 माइनस 225 सब्ट्रैक्ट करने के बाद, घटाने के बाद ये बच गया 110 अंश। तो एक्स का जो मान आया वो आ गया 110 अंश। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए इसका बी पार्ट दिया हुआ है आपके पास। अब देखो बी पार्ट की आकृति दी हुई है, ये आकृति दी हुई है आपके पास। ये आकृति दी हुई है। अब इस आकृति में जो है यहाँ पर हमारे एक्स दिया हुआ है, हमने एक्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। अभी जो वैल्यू दे रखी है आपके पास 70 अंश, और ये वैल्यू दे रखी है आपके पास 60 अंश, और यहाँ पर साइन देखो चिन्ह ऐसा लगा हुआ है अंदर, और यहाँ पर बाहर की साइड में ये चिन्ह लगा हुआ है। देखो इस आकृति में हमें जो है एक्स का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो आप इसे पहचानिए। देखो सबसे पहले तो आकृति के अंदर जो मान दिया हुआ है उसकी पहचान करना ही हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब देखिए जैसे मान लो ये एक्स है, अब ये जो निशान दिया हुआ है इस निशान का मतलब है कि ये जो एंगल है ये एंगल आपका 90 डिग्री का है। जब ये 90 का है तो ये बाहर का एंगल जो है ये भी आपका 90 डिग्री का हो गया। ऐसी जो निशान बना हुआ है, देखो कोणदार निशान बना हुआ है, तो ऐसे निशान से पहचान कर लो कि ये जो एंगल दिया हुआ है ये एंगल आपका 90 डिग्री का हो गया। अब कोई भी आकृति आपके पास हो, अभी हमने समझा कि उस आकृति के बाहर की ओर जो बनने वाले कोण हैं जिनका नाम बहिष्कोण है, उन सभी कोणों का योग 360 होता है। अब देखिए इन सब का योग जो है ये हो गया एक्स प्लस 90 प्लस 60 अंश और प्लस 90 अंश प्लस 70 अंश। इन सभी कोणों का योग जो है वो होता है 360, क्योंकि किसी भी आकृति के बाहर के कोण बहिष्कोण के अलावा सबका योग होता है 360। अब देखिए एक्स की वैल्यू हमें सब फाइंड करनी है, तो ये हो गया एक्स प्लस 90 90 180 180 प्लस 70 60 हो गया 130 बराबर ये हो गया 360। तो ये हो गया जोड़ कर एक्स प्लस 0 8 और 3 11 1 और 1 2 और 1 3 310 बराबर ये हो गया 360 अंश। हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक्स बराबर हो गया 360 माइनस 310। अब इसे घटाते हैं, देखो 360 में से जो है 310 घट गया तो ये हमारे पास बच गया 50। तो x का मान जो है वो 50 अंश आ गया। तो इस तरीके से जो है जो आकृति दी हुई है उसमें हमने x का मान निकालना है, जो इस आकृति का एक बहिष्कोण है। तो x का मान जो है वो आ गया 50 अंश। तो इस तरीके से जो है जो बहिष्कोण दिए हुए हैं किसी भी आकृति के, हमें जो है उनका मान ज्ञात करना है। तो हमने इस तरीके से इन विधियों का यूज करना है, इन विधियों का प्रयोग करना है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है एक समबाहुज के
प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी है। देखो यह आकृति दी हुई है, एक समबाहुभुज जिसकी समान भुजाएं, उसे बोलते हैं समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए। कब? फर्स्ट दिया हुआ है यदि उसमें 9 भुजाएं हैं, और सेकंड दिया हुआ है यदि उसमें 15 भुजाएं हैं। तो हमें जो है उसके बाह्य कोण की, प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात करनी किस कंडीशन में? जब उसमें 9 भुजाएं हैं, जब उसमें 15 भुजाएं हैं। अब देखो, अभी हमने आपको बताया था कि कोई भी बहुभुज है अगर उसके बाह्य कोण दिए गए हैं उन्हें बोलते हैं बहिष्कोण। तो सभी प्रकार के बहिष्कोणों का योग जो है वो होता है 360। देखो फर्स्ट निकालते हैं, सभी बहिष्कोणों का योग वो होता है 360। और देखो भुजाओं की संख्या n बराबर दिया हुआ है 9। तो प्रत्येक कोण की माप निकालने के लिए 360 को जो है आप 9 से भाग कर दो। तो ये आ गया 9 चौक 36 40। यानी कि अगर भुजाओं की संख्या 9 दी हुई है तो 22 कोण में जो प्रत्येक बाहर का कोण है उसका माप आता है आपके पास 40 अंश। तो ऐसे जो है हम प्रत्येक 22 कोण की माप निकालते हैं अगर उस आकृति की भुजाओं की संख्या दी हुई है। अब इसी में जो है सेकंड पार्ट दिया हुआ है आपके पास। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है कि यदि n बराबर, यानी कि भुजाओं की संख्या जो है वो कितनी है? 15 है। तो प्रत्येक बाह्य कोण की माप तो 360 को जो है आप 15 से भाग कर लो। तो इसमें जो है जितनी भी उस आकृति के बाहर बनने वाले बहिष्कोण हैं उन सब का अलग अलग का मान निकल जाएगा, यानी कि प्रत्येक इनके एक एक का निकल जाएगा, क्योंकि सबका टोटल होता है 360। तो 360 को जो है आप 15 से भाग करिए, ये हो गया 15 दूनी 30, 15 चौका 60। तो 24 अंश का कोण जो है प्रत्येक कोण 24 अंश का आ गया उस बहुभुज का जिसमें भुजाओं की संख्या 15 है। तो ऐसे जो है इसका मान निकालते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रश्न नंबर 3। देखो प्रश्न नंबर 3 दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? जबकि यदि एक बाह्य कोण
24 अंश है। अब देखो ये जो प्रश्न है आपने अभी भी करा, ऊपर के प्रश्न जो है हमारे पास दिया हुआ है ये, जिसमें भुजाओं की संख्या 15 है, तो वाह्य कोण की माप जो है वो 360/15 करके 24 अंश आ गई। अब उसी से मिलता जुलता सवाल है क्या कि समबाहुभुज की जो है कितनी भुजाएं हैं। प्रत्येक बाह्य कोण की माप जो है 24 है, तो हमें निकालनी है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या अब भुजाओं की संख्या वही है कि टोटल कोण आपके पास है 360 को आप जो है 24 से भाग करिए, तो ये 24×24 बच गया 12, 24 पंजे 120, तो भुजाओं की संख्या जो है वो आपके पास 15 आ गई। देखो यही सवाल है, सेम इसका उल्टा ही है। ये जो भी हमारे पास सेकंड पार्ट दिया था प्रश्न नंबर 2 का, n बराबर 15 तो वाह्य कोण 24 आया, तो सेम उसका उल्टा है, वाह्य कोण 24 है तो भुजाओं की संख्या निकालनी है तो 24 से डिवाइड कर दीजिए, तो भुजाओं की संख्या n बराबर आ गया आपके पास 15। तो ऐसे जो है ये था आपका प्रश्न नंबर 3। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 दिया हुआ है, एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करो। भुजाओं की संख्या ज्ञात करो जिसका प्रत्येक अंतःकोण 165 अंश का है। तो देखिए प्रश्न दिया हुआ है, प्रश्न के लॉजिक को, प्रश्न के सिस्टम को आप बड़े ध्यान से समझिए। प्रश्न में दिया हुआ है एक समबाहुभुज, कोई समबाहुभुज है, उसमें जो है भुजाओं की संख्या में ज्ञात करनी है जिसका प्रत्येक अंतःकोण दिया हुआ है। इस बार अंतःकोण दिया हुआ है। मान लो कोई भी बहुभुज है आपके पास, जैसे मान लो ये एक त्रिभुजी है, चतुर्भुज, पंचभुज, कोई भी हो सकता है, तो बाहर का जो कोण है ये बहिष्कोण कहलावा है। तो इस बार जो है ये अंत का कोण दिया हुआ है ये वाला। अब ये अंत कोण जो है 165 का दिया हुआ है। जब ये 165 का है तो इसका मतलब है कि बाह्य कोण जो है, देखो अंत कोण दिया हुआ है बराबर 165। अब मान लो ये एक रेखा है, जैसे एक लाइन होती है, एक लाइन है, या इस लाइन की एक तरफ बनने वाला कोण जो है वो 165 का हो गया, तो दूसरी तरफ बनने वाला कोण जो है वो, तो बाह्य कोण जो है 180 माइनस 165। देख सौ अस्सी में 165 जाकर ये बचता है हमारे पास 15, यानी कि बाह्य कोण की माप जो है वो 15 अंश है। और जो बाह्य कोण की माप 15 अंश है तो हमें निकालना है भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या जैसे अभी भी हमने निकाला था भुजाओं की संख्या, तो उसी प्रकार से इसमें भी निकालते हैं हम। भुजाओं की संख्या हमारे पास कितनी आती है, देखो 15 दिया हुआ है, तो 360 को जो है
15 अंश से भाग कर दीजिए, तो ये आपके पास आ गया 15 दूनी 30, 15 चौका 60, 24 अंश आ गया। नहीं, 24 आ गया। भुजाओं की संख्या जो है अंश नहीं, भुजाएं, ये भुजाएं हैं, तो 24 जो है वो भुजाओं की संख्या आ गया। कब? जब उस आकृति का अंतःकोण जो है वो 165 अंश है, तो उस आकृति में जो है भुजाओं की संख्या हमारे पास 24 आ गई। तो ऐसे जो है आपको प्रश्न जो है तैयार करने हैं। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 5। क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा बहुभुज संभव है? जिसका बाह्य कोण 22 अंश है। जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश है। तो हमें बताना है कि क्या ऐसा बहुभुज संभव है जिसका प्रत्येक बाह्य कोण 22 अंश है। तो आप चेक करिए, देखो 22 अंश दिया हुआ है, तो हमें बताना है क्या ऐसा संभव है। कोई भी आकृति हो, मतलब त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, चाहे कोई भी आकृति हो, हमें बताना है क्या वो संभव हो सकती है अगर प्रत्येक बाह्य कोण जो है 22 अंश का हो। तो देखो संभव है, संभव निकालने के लिए जो है आपके पास बिल्कुल सीधा तरीका है। 360 को जो है आप 22 से भाग करिए। अब देखो 360 को 22 से जब भाग करते हैं तो आपके पास शायद पूरी संख्या ना आवे। 22 4 1 0, 22 छिक्की, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 132, तो ये बच गया आपके पास 8। देखो ये पूरी नहीं कटती, तो ऐसा संभव बनाना संभव नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नहीं। क्यों? क्योंकि भुजाओं की संख्या इसमें संभव नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए बिल्कुल सीधा तरीका है, आप 360 से कंपेयर कीजिए, 360 से उसको डिवाइड करिए। अब इसी क्रम में जो है हमारा प्रश्न नंबर 5 का ये फर्स्ट पार्ट था। प्रश्न नंबर 5 का सेकंड पार्ट दिया हुआ है। ऐसे बताना है क्या यह कि समभुज का अंतःकोण हो सकता है। क्या यह किसी समभुज का अंतःकोण हो सकता है। अंतःकोण हो सकता है। देखो जब काटने के बाद में भुजाओं की संख्या सही नहीं आई तो अंतःकोण भी नहीं हो सकता, तो संभव नहीं है। तो लिख दो कि नहीं। बस इतनी बात आपको ध्यान रखनी। नहीं क्यों आ रहा? क्योंकि 360 को जो है जब इससे भाग करते हैं तो ये पूरी संख्या नहीं आती कट के। जब पूरी संख्या नहीं आओगी तो ये संभव नहीं है। अब चलता है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है फर्स्ट ए, किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का कोण अंतःकोण संभव है। किसी समभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है।
अब देखिए ध्यान से समझिए, इस प्रश्न में लिखा हुआ है समबहुभुज। समबहुभुज यानी कि बहुभुज तो बहुत सारे हो सकते हैं, छोटी बड़ी भुजाओं के हो सकते हैं, इनमें कई भुजाएं हैं, सब बहुभुज बोलते हैं, लेकिन यह है सम। अब समबहुभुज इसका अंतःकोण संभव है कम से कम। अब कम से कम जो समबहुभुज होता है वो आपके पास एक समबाहु त्रिभुज होता है, इससे छोटा कोई भी समबहुभुज नहीं होता है, समबाहु त्रिभुज है। ये समबाहु त्रिभुज है, इससे छोटा कोई त्रिभुज संभव नहीं है। तो इसका जो अंतःकोण होता है वो होता है 360/3 बराबर 60 अंश का, 60 अंश। तो कितना कोण संभव है, तो 60 अंश का कोण जो है वो संभव हो सकता है। समबहुभुज, कम से कम भुजाओं का समबहुभुज जो है वो आपका एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, इसलिए उसका जो अंतःकोण है वो 60 अंश का होगा। तो ये जो है ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर बी पार्ट, किसी समबहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है। इस बार बताना हमने अधिक से अधिक। अधिक से अधिक कोण यानी कि अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है, किसी भी बहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव हो सकता है। देखिए ये प्रश्न भी आपका सेम इसी टाइप का प्रश्न है जो ऊपर दिया हुआ है, क्योंकि इस प्रश्न के अंतर्गत भी यही लॉजिक आता है कि ये जो अधिक से अधिक कोण जो है ये भी सम में ही है। प्रश्न जो है, प्रश्न में लिखा हुआ है कि सम, और समबहुभुज जो है हमने बनाया वो अभी बनाया, ये था एक समबाहु त्रिभुज। अब इसमें अधिक से अधिक कितने अंश का कोण संभव है, यानी कि बाह्य जो इसका बहिष्कोण है वो अधिक से अधिक कितना संभव है। अब देखो अंतर्गत तो 60 संभव है, अब बाहर का जो है वो अधिक से अधिक 180 माइनस 60 बराबर ये संभव 120 अंश। 120 से ऊपर संभव नहीं है, क्योंकि सबसे छोटी आकृति जो है समबहुभुज की वो एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज से नीचे कोई समबहुभुज की आकृति नहीं होती है, इसलिए इसका जो अंतःकोण है वो 60 अंश का हो गया। और अगर भुजा बढ़ा दी जा, बाहर का जो बहिष्कोण है 180 में से 60 जाकर वो आ गया आपका 120 अंश। तो इस तरीके से जो है हमें इन क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। ये एक्सरसाइज 3.2 जो है यहाँ पर समाप्त होती है। अब देखिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होती है 3.3। एक्सरसाइज जो है अभी हमारी समाप्त हुई थी 3.2, अब एक्सरसाइज शुरू होती है हमारी 3.3। इसके अंतर्गत जो आने वाली आकृतियाँ हैं थोड़ा सा समझाए तो मैं आपको, वो है चतुर्भुज तो है ये समांतर और सम। देखो ये एक चतुर्भुज है, ये जो है एक सम चतुर्भुज है। सम का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान है, और यह भुजा इस भुजा के समांतर भी है और समान भी है, यह भुजा इस भुजा के समांतर भी है और समान भी है, और चारों भुजाएं सम भी है, इसलिए इसका नाम है सम चतुर्भुज। इसके जो है आसन कोण, जैसे ये कोण है, ये कोण इन दो कोणों का मान होता है 180 अंश, और ये कोण जो है इस कोण के बराबर होता है। ऐसे ही अगर मान लो ये आकृति लंबाई में ज़्यादा हो चौड़ाई में कम हो तो फिर कहलाता है ये समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं जो है वो बराबर भी है और समांतर भी है। तो इसमें जो है सामने के कोण जो है ये बराबर होते हैं, ये इसके बराबर है, और दो कोणों का योग, ये जो दो कोण है आप सामने के आसन कोण बराबर भुजाओं के साथ जो बनने वाले दो कोण इनका योग होता है 180 अंश। तो इसको जो है हमने इस तरीके से याद करना है,
और इनके जो विकर्ण होते हैं, कोने से कोना अगर मिलाया जाए ये, तो ये कहलाता है विकर्ण। विकर्णों की खूबी क्या है कि दोनों के दोनों विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब है कि दोनों विकर्ण जो है वो समान दो भागों में बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ से अलग का भाग जो है यहाँ से यहाँ तक के भाग के बराबर है, इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है वो इस बिंदु से इस बिंदु तक के भाग के बराबर है। यानी कि एक दूसरे को समद्विभाजित अर्थात समान दो भागों में बांटते हैं। अब देखो ये एक्सरसाइज 3.3 का सवाल हम शुरू करते हैं। नंबर वन दिया हुआ है ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। यह आकृति आपके पास है। नाम है इसका ए बी सी और डी। ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें जो है इसको देख कर खाली स्थान पूरे करने। फर्स्ट दिया हुआ है हमारे पास ए डी बराबर, सेकंड दिया हुआ है कोण डी सी बी बराबर, थर्ड दिया हुआ है ओ सी बराबर, और नंबर 4 दिया हुआ है, फोर्थ दिया हुआ है, बाद में लिखते हैं, पहले इसको पूरा करते हैं। देखो इस आकृति में जो है कोने से कोना मिलाने वाली रेखा आपकी विकर्ण दिया हुआ है। एक विकर्ण आपका ए सी है, दूसरा विकर्ण आपका बी और डी है। दोनों विकर्ण जो है बिंदु पर काट रहे, इस बिंदु का नाम रख दिया ओ। तो ये हमारे पास दिया हुआ है। अब देखो ये जो है ये एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर का मतलब होता है जिसकी सामने की भुजाएं बराबर भी हो और समांतर भी हो। अर्थात इसके अंतर्गत जो है ए बी भुजा जो है वो समांतर भी है और बराबर भी है किसके, सी डी के। ये निशान समांतर का कहलाता है। इसी प्रकार से बी सी भुजा जो है वो समांतर है ए डी के, समांतर भी है और बराबर भी है, इसलिए इसका नाम एक समांतर चतुर्भुज है। इसके जो विकर्ण है वे समद्विभाजित करते हैं पूरे को, बराबर बिंदु जब दूरी पर काटते हैं, ओ ए बराबर ओ सी। अब देखिए ये खाली स्थान दिए हुए, खाली स्थान हमें भरने हैं। पहले में दिया हुआ है ए डी। अब देखो ए डी, ये जो ए डी दिया हुआ है ये ए डी आपका बी सी के बराबर है। तो ए डी बराबर हो गया बी सी। दूसरा मान दिया हुआ है कोण डी सी बी। देखो डी सी बी यानी कि ये एंगल दिया हुआ है, तो ये कोण जो है सामने के कोण के बराबर होता है, डी ए बी के बराबर है। तो कोण डी सी बी जो है कोण डी ए बी के बराबर है। अब देखिए क्या दिया हुआ है ओ सी। अब ओ और सी जो है ये विकर्ण का आधा हिस्सा है। अब ये जो ओ सी विकर्ण का हिस्सा है ये ओ ए के बराबर है, क्योंकि विकर्ण जो है वो समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ओ सी जो है वो ओ ए के बराबर है। नेक्स्ट चलता है नंबर 4 में दिया हुआ है कोण डी ए बी प्लस कोण सी डी ए बराबर। अब देखिए इसका मान हमें बताना है। अब कोण एम का मतलब तो कोण होती है, संख्या है, तो डी ए बी देखिए डी ए बी यानी कि ये कोण आपके पास दिया हुआ है, और डी सी डी और ये कोण है। अब देखिए दो कोण जो है ये सामने के कोण आसन कोण है, इन दोनों कोणों का योग जो है वो होता है 180 अंश।
तो इसमें जो है इसमें आ गया आपका 180 अंश। तो इस तरीके से जो है इस आकृति को देख करके हम इन खाली स्थानों को, रिक्त स्थानों को भरते हैं, इसको पूरा करते हैं। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है हम आकृतियों को देख के एक्स, वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। हमें जो है इन आकृतियों को देख कर एक्स, वाई, जेड का मान ज्ञात करना है। देखिए ये आकृति दी हुई है, हमें जो है इन आकृतियों में एक्स, वाई, जेड का मान ज्ञात करना है। अब आकृति जो है इधर बना देते हैं। देखो एक आकृति हमारे पास ये, एक आकृति ये है, इसमें जो दिया हुआ है ए, बी, सी और डी, ये इसमें दिया हुआ है। ये मान दे रखा है एक्स और ये मान है वाई, और नहीं ये मान, सॉरी ये मान दिया हुआ है जेड। ये एक्स, ये वाई और ये दिया हुआ है 100। ये मान इसमें दिए हुए हैं। और दूसरी आकृति, तो दूसरी आकृति पहले तो इसी का हल कर लेते हैं। देखो ये फर्स्ट है, तो इसमें जो हम एक्स, वाई, जेड का मान ज्ञात करते हैं। सबसे पहले इसी आकृति में ज्ञात करते हैं। देखो हमें ध्यान रखना है ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब इस समांतर चतुर्भुज के अंतर्गत जो है ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। इनके एक्स बराबर जेड के हैं और वाई बराबर है बी, जिनके डी बराबर है बी के, वाई बराबर हो गया 100 के। तो ये एक समांतर यानी कि ए, बी, सी, डी एक समांतर चतुर्भुज है। जब एक समांतर चतुर्भुज है तो ए बी समांतर है सी डी के और ए डी समांतर है बी सी के। तो इसलिए y बराबर आपका आ गया, y का मान देखो डायरेक्ट आ गया 100 अंश, क्योंकि y जो है बराबर है 100 के। अब देखो इसमें जो है बराबर के दो कोण हैं, ये तो सामने के कोण हो गए, लेकिन जो बराबर के भुजा के साथ में जो बनने वाले कोण आसन कोण बोलते हैं। तो इन दो कोणों का योग जो है z प्लस 100 बराबर इनका मान होता है 180। तो इससे जो है हमारे जेड का मान निकल गया, जेड बराबर आ गया 180 माइनस 100 बराबर ये आ गया 80 अंश। अब आप देख रहे हैं कि जेड जो है वो बराबर है एक्स के, जो जेड जो है वो बराबर है एक्स के, इसलिए एक्स का मान भी हमारा कितना आ गया, जो जेड का मान है 80 अंश। तो तीनों एंगल हमारे निकल गए, वाई बराबर 100, जेड बराबर 80, एक्स बराबर 80। तो ये था प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट। इसी क्रम में हमने एक्स, वाई, जेड ज्ञात करने प्रश्न नंबर 2 का सेकंड पार्ट। तो देखो सेकंड पार्ट क्या करती है, यहाँ बना लेते हैं। ये सेकंड पार्ट क्या करती है, इसमें दिया हुआ है एक्स, ये दिया हुआ है 50 और ये निकालना हमने वाई और एक ये निकालना हमें जेड। तो हमें जो है एक्स, वाई और जेड का मान जो है इस आकृति को देख देख करके निकालना है। अब आपने इसमें ध्यान रखना है, देखो ये एक्स बराबर है वाई के और ये बराबर है इस एंगल के इधर वाले के।
इसके बराबर है। तो इसका मान जो है हम रख लेते हैं, नंबर 1 रख लिया इसका मान, यानी कि नंबर 1 और प्लस 50 कोण 1 प्लस 50 बराबर ये हो गया आपके पास, ये कोण बराबर, ये दोनों बराबर है सॉरी, अर्थात कोण 1 जो है वो 50 अंश आ गया। तो इससे जो है हमारा जेड निकल गया, तो जेड बराबर आ गया 180 माइनस 50, क्योंकि इन दोनों का योग जो है वो 180 है। तो 180 में से जो है आपने 50 घटा दिया, तो ये बच गया आपके पास 130। तो जेड का मान आपका निकल गया 130। अब देखो, अब निकालना है हमने एक्स का और वाई का। अब देखो ये दोनों कोण एक भुजा पे हैं, वाई और 50, तो वाई और 50 अंश एक भुजा पे हैं, बराबर ये हो गया 180। तो वाई का मान भी आपका निकल गया 180 माइनस 150, नहीं 180 माइनस केवल 50 है, सॉरी बच्चों 50, तो ये भी आपका निकल गया 130 अंश। तो इस तरीके से जो है वाई का मान भी 130 आ गया, जेड का मान भी 130 आ गया। अब वाई बराबर है एक्स के, जब वाई बराबर एक्स के है तो एक्स का मान भी आपका वाई के बराबर आ गया, बराबर 130 अंश आ गया। तो ऐसे जो है आपको तीन एंगल निकल गया, एक जेड का मान हो गया, वाई का मान हो गया, और ये एक्स का मान हो गया। तो ये तीनों के तीनों एंगल एक्स वाई जेड की वैल्यू हमारी यहाँ पर निकल गई। तो इस तरीके से जो है हम इनकी वैल्यू को निकालते हैं। अब है हमारी आकृति नंबर 3। तो आकृति नंबर 3 में दिया हुआ है, आकृति बना देते हैं पहले हम। यह आकृति दी हुई है, ये कोण दिया हुआ है, निशान इस तरीके से इनके 90 का हो गया। ये हमारा एक्स है, ज्ञात करना है, और ये हमारा दिया हुआ है 30 का, और ये वाई है, निकालना है हमें, और जी ये हमारा जेड है जो हमें ज्ञात करना है। अब देखो इसमें जो है हमने एक्स वाई और जेड का मान ज्ञात करना है। अब देखो ये समांतर चतुर्भुज है, ये भुजा इसके बराबर भी है, समांतर भी है, ये इसके बराबर भी है, समांतर भी है, तो विकर्ण दोनों काट रहे, तो ये निशान जो है ये कोण के रूप में दिया हुआ है। जब ये कोण के रूप में निशान है तो इसका मतलब ये कोण आपका हो गया 90 का। जब ये 90 का, तो ये बराबर है आपके एक्स का, तो एक्स बराबर जो है वो आपका आ गया 90, क्योंकि ये दोनों के दोनों कहलाते हैं शीर्षाभिमुख। शीर्षाभिमुख नाम लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, याद रहेगा। शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, सामने के कोण है। अब देखो एक्स का मान निकल गया आपका, एक्स बराबर 90 हो गया। अब एक्स का, अब ये त्रिभुज है एक्स 30 और वाई, इन तीनों का टोटल जो है वो 180, यानी कि एक्स प्लस 30 और प्लस वाई बराबर तीनों का टोटल है 180। तो यहाँ से जो है आपका वाई का मान निकल जाएगा, क्योंकि एक्स का मान है 90 प्लस 30 प्लस वाई बराबर 180। तो ये 9 और 3 12 120 प्लस वाई बराबर 180। तो इस तरीके से जो है वाई का मान निकल गया 180 माइनस 120 बराबर ये आ गया 60 अंश। तो x की वैल्यू भी निकल गई, y की वैल्यू निकल गई 60। अब y कोण जो है हमारा, देखो ये 60 का आ गया। अब ये y जो है अपना z के बराबर है। देखो y, क्योंकि ये जो भुजाएं, ये जो कोण है यानी कि विकर्ण है, एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर,
ये कोण इस कोण के बराबर, तो ये कोण जो है इस कोण के बराबर हो गया, क्योंकि ये सामने भुजा जो है समांतर होती है, इसलिए जेड का मान जो है वो आपका आ गया 60 अंश। तो ऐसे जो है हमें तीनों कोणों का मान निकालना है। एक्स का मान हमारा आ गया 90, वाई का मान हमारा आ गया 60, जेड का मान हमारा आ गया 60। तो ऐसे जो है हमें इन कोणों को निकालना है। अब चलता है हमारा नंबर 4। नंबर 4 में जो आकृति हमारे पास दी हुई है वो ये है। यह आकृति दी हुई है, इसमें ये कोण जो है एक्स का हो गया, ये कोण जो है वाई हो गया, और ये कोण जो है 80 का हो गया, और ये कोण जो है इसका बाहर का दिया हुआ है भाई, इस कोण ये वाला ये हो गया जेड। तो हमें जो है इन कोणों का मान ज्ञात करना है जो कोण इसमें दिए हुए हैं। अब देखो इसको ध्यान से हमें समझना है कि समांतर चतुर्भुज तो सारे हैं ही। अब ये 80 कोण जो है ये क्योंकि सामने कोण बराबर होते हैं, तो y बराबर 80 है, समांतर चतुर्भुज है, तो y बराबर आपका हो गया 80 अंश। क्योंकि आकृति को देख कर ही हमें पहचानना है। अब देखिए ये 80 अंश हो गया। अब x और 80 दोनों को जोड़कर बराबर हो गया, क्योंकि आसन कोण है, एक भुजा बनने वाले कोण है, तो ये गया x प्लस 80 बराबर 180। इससे जो है आपका x का मान निकल गया 180 माइनस 80 बराबर ये आ गया 100। तो 100 जो है आपका x का मान आ गया। अब निकालना है हमें z का मान। अब देखो x का मान जो है इस अंदर के कोण के बराबर होता है, तो z का मान निकालते हैं। 180 में तो जो है x घटा दो, तो z बराबर आपका आ गया 180 माइनस x बराबर ये हो गया 180 माइनस x का मान जो है जो अभी निकालना हमने वो था 100 बराबर ये आ गया 80 अंश। तो इस तरीके से जो है हमारे तीनों कोण निकल गए। पहला कोण हमारा y का है, देखो y का मान निकल गया हमारा ये, दूसरा x का मान हमारा निकल गया ये, तीसरा z का मान हमारा निकल गया ये 80 अंश। z का 80, x का 100, y का 80। अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आकृति नंबर 5 है। यह आकृति दी हुई है हमारे सामने। इस टाइप से ये इसका एक विकर्ण दिया हुआ है। अब देखो इसमें जो है मान दिए हुए हैं, ये मान दिया हुआ है 40, और ये मान हमें याद करना है z, और ये मान है y, और जी ये दिया हुआ है x, और ये दिया हुआ है 112। तो इस तरीके से हमें जो है x, y और z के मान ज्ञात करने हैं। अब देखो आकृति को ध्यान से समझिए और आकृति को ध्यान से देखिए। इस आकृति में जो है सब कुछ वैल्यू दी हुई है। अब देखो y का मान जो है आपके पास दिया हुआ है। अब y जो है सामने के कोण के बराबर है, 112 है, तो y का मान तो आपका क्लियर हो गया कि y का मान बराबर हो गया 112 अंश। अब देखो अब निकालना है हमने z का या x का मान। अब इससे आप पहचानिए कि z का इस पूरे कोण का मान जो है और इस पूरे कोण का मान जो है वो 180 अंश होता है, यानी कि 40, क्योंकि समान चतुर्भुज है, 40 प्लस z बराबर और प्लस 112 बराबर ये होता है 180। हमें देखो 112 और 40 हो गया कितना, ये हो गया z प्लस 152 बराबर 180।
हमें निकालना है जेड का मान, तो जेड बराबर आपका आ गया 180 माइनस 152। इसको इससे घटा लेते हैं, 10 मत 2 गया 8, 7 मतलब 5 गया 2, तो जेड का मान आ गया 28। अब देखो जेड बराबर है आपका एक्स के, यानी कि जेड बराबर एक्स, तो एक्स का मान भी आपका जो जेड का आया वही आपका एक्स का मान निकल गया। तो इस तरीके से जो है हम इन सभी मानों को जो है ज्ञात करते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक्स का मान हमारा आ गया 28, वाई का मान हमारा आ गया 112, जेड का मान हमारा आ गया 28। ऐसे जो है इस आकृति की हम सभी प्रकार के कोणों को ज्ञात करते हैं। अब प्रश्न नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, हमें बताना है कि क्या ए बी सी डी, क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। क्या ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, हमें ये बताना है, जिसमें फर्स्ट कंडीशन है कोण डी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। सेकंड में दिया हुआ है ए बी बराबर डी सी बराबर 8 सेमी, ए डी बराबर 4 सेमी, बी सी बराबर 4.4 सेमी, और तीसरे नंबर पर दिया हुआ है कोण ए बराबर 70 अंश, कोण सी बराबर 65 अंश। अब देखो ये कंडीशन दी हुई है, इन कंडीशन के अंतर्गत जो है हमें बताना है कि क्या ये एक समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है या नहीं है। तो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन है या नहीं है, देखो इसको सिद्ध करने के लिए आप एक आकृति बना लेते हैं। ये हमारी एक आकृति बन गई। फर्स्ट में देखते हैं, नाम इसका रख लिया ए बी सी और डी। अब इसमें दिया हुआ है, देखो फर्स्ट में दिया हुआ है कि कोण डी है और कोण बी हमारा ये है, इन दोनों का योग जो है यानी कि कोण डी और प्लस कोण बी का मान जो है वो 180 अंश दिया हुआ है। अब इस कंडीशन में तो देखो बन जाएगा, हाँ लिख सकते हैं हम, संभव है। संभव है क्योंकि अगर वर्ग चतुर्भुज जो है वर्गाकार हो गया तो सामने का 90 से कोण 180 हो गया, तो इसलिए इस कंडीशन में तो संभव है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड कंडीशन में जो है इसकी आकृति बना लेते हैं पहले से ही, जो कोई आकृति बना दी हमने, छोटी बड़ी आकृति हो सकती है, ए बी सी और डी। अब देखो ध्यान से समझिए, आकृति दी हुई है, इसमें माप लिख लेते हैं। माप हमारी दी हुई है ए बी और डी सी, ए बी और डी सी तो 8 है, चलो ये तो कंडीशन आई 8 बराबर 8 है, और ए डी ये है 4, और सी बी सी जो है 4.4। अब देखो यहाँ इसमें एक परेशानी आती है कि ये दो भुजा तो हमारी समान है,
परंतु ये दो भुजा समान नहीं है, ये दोनों असमान है, छोटी बड़ी है। तो इस जब छोटी बड़ी है तो फिर समांतर चतुर्भुज असंभव है, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज की कंडीशन पूरी नहीं कर रहा, इसलिए सेकंड पार्ट इसका असंभव है। थर्ड पार्ट को चेक करते हैं। देखो थर्ड पार्ट की आकृति बना लेते हैं। कोई भी आकृति बना लो किसी भी टाइप की। इसका नाम लिख लेते हैं ए, बी, सी और डी। नाम दिया हुआ है कोण ए बराबर दिया हुआ है 70 अंश, कोण सी बराबर दिया हुआ है 65 अंश। अब देखो समांतर चतुर्भुज की कंडीशन हमारी ये है कि समांतर चतुर्भुज में जो है सामने की भुजाएं बराबर समांतर हो, और सामने के जो कोण है जैसे ए और सी ये दोनों भी समान होते हैं। परंतु इस आकृति में जो है कोण ए जो है वो बराबर नहीं है कोण सी के। जब ये बराबर नहीं है इसका मतलब ये समांतर चतुर्भुज क्या है, असंभव है। असंभव है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा चतुर्भुज संभव है या संभव नहीं है। तो हमें जो है इसको देख करके बताना है। नेक्स्ट हमारा चलता है प्रश्न नंबर 4। देखो प्रश्न नंबर 4 हमारे पास दिया हुआ है, एक चतुर्भुज बनाओ। हमें जो है एक चतुर्भुज की आकृति बनानी है जो समांतर चतुर्भुज ना हो, परंतु परंतु क्या है, परंतु सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। परंतु सम्मुख कोणों के माप बराबर हो। तो ये बनाना है जिसके समान चतुर्भुज भी ना हो और सम्मुख कोणों की माप भी बराबर हो। तो ऐसी आकृति जो है वो पतंग के आकार की बनती है। जैसे मान लो ये हो गया, देखो समान चतुर्भुज भी है और ये समांतर भी नहीं है, ए बी सी डी ये समांतर भी नहीं है, लेकिन सम्मुख कोण ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। तो सम्मुख कोणों की माप भी बराबर है और ये पतंग के आकार का है और ये समांतर चतुर्भुज भी नहीं है, यानी कि ऐसा हो सकता है तो ज़्यादा ज़्यादा खिंच गया, सेम सही है। ये कोण इस कोण के बराबर है। तो ये जो ये आपका एक सम्मुख चतुर्भुज बन गया जिसके सम्मुख कोण बराबर हैं। तो ये एक पतंग के आकार का हो गया सम चतुर्भुज, इसको एक चतुर्भुज भी बोलते हैं। तो ऐसी आकृति हमें बनानी थी। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 5। नेक्स्ट हमारा चलता है प्रश्न नंबर 5। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण दो आसन कोणों का अनुपात वो दिया हुआ है 3:2। तो हमें जो है कोण ज्ञात करने के, उसके कोण कितने के हैं। तो हमें जो है इसके कोण ज्ञात करने हैं। एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात 3:2 है। तो हमें जो है सभी कोण ज्ञात करने हैं। अब हम जानते हैं कि आसन कोणों का योग जो है वो 180 होता है।
तो कोणों का अनुपात जो दे रखा वो दिया हुआ है 3:2। एक कोण तो यहाँ कर लेते हैं बराबर ये हो गया 3x। दूसरा कोण बराबर ये हो गया 2x, क्योंकि इससे अनुपात हटा दिया। अब अनुपात हटाने के साथ साथ हमें जो है कोई ना कोई अनुपातिक अक्षर लगाना है x। तो कोण जो है ये आसन कोण है। अब जब ये आसन कोण है तो क्या होता है 3x + 2x, इनका मान होता है 180 अंश। तो ये हो गया 5x बराबर 180 अंश। हमें मान निकालना है x का, तो x बराबर हो गया 180/5। ये हो गया 5 या 15, 5 अंक 30। x का मान 36 आ गया। तो हमें निकालना है प्रत्येक कोण। कोण का मान हमें निकालना है, तो इसलिए एक कोण बराबर ये आ गया 36 गुणा 3, 3 × 18, 3 × 3 और 1 10, 108 अंश का एक कोण हमारा 108 का हो गया। और दूसरा कोण छत्तीस की जो है गुणा करते हैं 2 से, दूसरा जो है वो निकल गया हमारा 72 अंश का। तो ऐसे जो है हमें दोनों कोण ज्ञात करने हैं। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 6। इसमें दिया हुआ है एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण बराबर है। वो कितनी अच्छी कंडीशन लिखी हुई है। तो हमें जो है कोणों की माप ज्ञात करनी है। कोण ज्ञात करो। तो हमें जो है कोणों की माप ज्ञात करनी है। कितना अच्छा प्रश्न है। इस बार जो दिया हुआ है चतुर्भुज के जो आसन कोण है वो बराबर है, यानी कि उनके बीच में जो है 1:1 है। ये मान कर चलते हैं कि उनके बीच में जो अनुपात है वो अनुपात 1:1 है। अर्थात जब बराबर हैं एक कोण बराबर x, दूसरा कोण बराबर y। लेकिन क्या है कि x बराबर y, अर्थात दोनों कोण जो है वो समान है। अब जब यह समान चतुर्भुज है, आसन कोण है, तो x + y बराबर 180। अब यहाँ दोनों बराबर हैं तो x + x बराबर ये हो गया 180। ये हो गया 2x बराबर 180। तो x बराबर आपका निकल गया 180/2 बराबर 90। तो जब दो कोण समान है तो प्रत्येक कोण जो है आपका 90 का आ गया। इसलिए प्रत्येक कोण वो जो है वो 90 का आ गया, क्योंकि इसके अंतर्गत दो कोण दिए हुए हैं। अब दोनों में ध्यान रखना, आसन कोण बराबर है तो अनुपात समान होगा, ये ध्यान रखना बस। अनुपात समान है तो x बराबर y है। जब x बराबर y है तो x और y को दोनों को हम एक समान रख सकते हैं, x और y की जगह भी x। तो 2x बराबर ये, तो इसलिए प्रत्येक कोण जो है हमारा
90 डिग्री का आ गया। तो ऐसे जो है हमें इन कोणों को ज्ञात करना है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में जो है हमारे पास एक आकृति दी हुई है। ये इस आकृति का नाम है HOP और E। इसमें जो है ये इसका विकर्ण दिया हुआ है और मान जो दिए हुए हैं, ये E का मान दिया हुआ है x, ये हमें निकालना है। ये y दिया हुआ है, y भी निकालना है। और ये भुजा के बढ़कर बहिष्कोण दिया हुआ है 70 अंश का। और ये दिया हुआ है 40। और ये दिया हुआ है z। तो हमें जो है इस आकृति में x, y और z का मान निकालना है। तो कोई ऐसी आकृति जो है हमारी पहले भी आई, उसी टाइप की आकृति है ये। इसमें जो है हमने x, y और z की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x, y, z की वैल्यू ज्ञात करने के लिए ये जो है आपके पास HOPE एक समांतर चतुर्भुज है। एक समांतर चतुर्भुज है, ये इसमें दिया हुआ है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने भुजाएं बराबर है, समांतर है, तो इसके सब सम्मुख कोणों को जो है बराबर हो गए। तो इसलिए अब देखो ध्यान दो कि x बराबर है इस कोण के। तो 180 में 70 घटा के x का मान निकल जाएगा, यानी कि x बराबर आपका आ गया 180 माइनस 70। तो बराबर ये आ गया 110 अंश का। तो x का मान जो है आपका निकल गया। तो ये कोण भी आपका निकल गया। और अब जो है जो कोई आसन कोण है आपके पास H और कोण O, इन दोनों कोणों का मान जो है वो होता है 180। अब ये कोण भी हमारे पास 110 का। अब ये जो कोण दिया हुआ है यानी कि कोण Z प्लस 40 और प्लस 110 बराबर ये होता है 180। क्योंकि ये दोनों कोण जो है दोनों कोणों का योग, और ये कोण जो है ये आसन कोण है। अब आसन कोणों का योग जो है होता है 180। तो ये हो गया कोण Z प्लस 150 बराबर ये आ गया 180। तो Z बराबर निकल गया आपका 180 माइनस 150 बराबर ये आ गया 30 अंश। तो ये आपका कोण Z निकल गया, ये आपका कोण X था। अब निकालना है हमने कोण Y। अब देखो कोण Y चेक करिए कि कोण Y जो है Z के बराबर है, इसलिए कोण Y जो है वो हो गया कोण Z के बराबर बराबर 30 अंश। तो ऐसे जो है इस आकृति से हमारे सभी प्रकार के कोण निकल गए। अब चलता है हमारा प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 के फर्स्ट में जो है हमारे पास आकृति दी हुई है। यह आकृति दी हुई है GUN और S। इसमें जो है ये दिया हुआ है 26, 18, 3y माइनस 1 और 3x। अब देखो जिसमें जो है हमने x और y का मान निकालना है। तो ऐसी आकृति को आपने विशेष तौर से बहुत अच्छे तरीके से ध्यान से समझना है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम नोट करते हैं क्या कि हमारे पास GUNS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है।
ये एक समांतर चतुर्भुज है। जब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब है कि सामने की भुजाएं समांतर भी है और बराबर भी है। तो जी यू बराबर है एन एस और जी यू समांतर है एन एस के। अर्थात यह भुजा इस भुजा के बराबर भी है, यह भुजा इस भुजा के बराबर भी है और समांतर भी है। तो हम लिख सकते हैं क्या, 3y-1 बराबर 26। तो 3y बराबर 26 प्लस 1 बराबर यह आ गया 27। तो y का मान आपका निकल गया 27/3, 3 नम 27। तो इस तरीके से जो है y की वैल्यू आपकी निकल गई बराबर 9। तो एक तो हमें y के निकालनी, एक निकालनी है x की। अब देखिए भुजा जो है आपके पास g और s बराबर है यू एन और जी एस जो है वो समांतर है यू एन के। बराबर भी है समांतर भी है तो लिख सकते हैं हम क्या, 3x बराबर 18। तो x बराबर जो है वो आ गया 18/3 बराबर 6। तो इस तरीके से जो है y की वैल्यू 9 आ गई और x की वैल्यू हमारे पास आ गई 6। तो ये दोनों वैल्यू हमारी निकल गई जिसमें हमने x की और y की वैल्यू को ज्ञात करना था। अब ये है 8वें का सेकंड। आठवें का सेकंड पार्ट दिया हुआ है, इसका चित्र दिया हुआ है हमारे पास। ये इसका चित्र है दिया हुआ। इसमें जो मान दे रखे हैं इसका नाम जो है वो है आर ओ एन एस ओन यू, आर यू एन एस। और एक विकर्ण इसका ये है, ये विकर्ण दिया हुआ है आपके पास। दूसरा विकर्ण इसका ये है। अब इसमें जो है ये 16 दिया हुआ है और ये दे रखा है x प्लस वाई और ये दे रखा है y प्लस 7 और ये दिया हुआ आपका 20। तो इसमें जो है हमने x और y का मान निकालना है। अब देखिए सीधी सी बात है कि आर यू एन एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है। तो विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका नाम रख लो यहाँ पे O। तो विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं, यानी कि ओ आर बराबर ओ एन और ओ एस बराबर ओ यू। विकर्ण जो है एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज है, तो यही बात हमें ध्यान रखनी है। तो इसलिए ये हो गया x प्लस वाई बराबर 16 और दूसरा हो गया y प्लस 7 बराबर 20। तो यहाँ से जो है y का मान निकल गया, ये हो गया 20 माइनस 7 13। ये y का मान आ गया। अब देखो y का मान जो है यहाँ रखो, ये हो गया x प्लस 13 बराबर 16। तो x बराबर आ गया 16 माइनस 13। तो x का मान 3 आ गया। तो इस तरीके से जो है हमारी वैल्यू निकल गई x बराबर 3
y बराबर 13। तो ऐसे जो है हमें इन दोनों की वैल्यू को ज्ञात करना है। अब चलता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। जो क्वेश्चन नंबर 9 में जो है हमारे पास आकृति दी हुई है, यह आकृति है तो कोई आकृति हमारे पास है, नाम है इसका KRICESD और LU, ये इसका नाम है। और ये x का मान दिया हुआ है जो हमें निकालना है, और ये कोण दिया हुआ है 120 अंश, और ये कोण दिया हुआ है 70 अंश। तो इस आकृति को देखकर जो है हमें x का मान निकालना है। अब देखो समांतर चतुर्भुज में जो है ध्यान रखना है, ये एक समांतर चतुर्भुज बन गया आपके पास। देखो एक तो समांतर चतुर्भुज हो गया आपके पास KRJ और S, जे नहीं आई है, KRIS एक समांतर चतुर्भुज है। ये समांतर चतुर्भुज है, तो इसलिए ये कोण जो है के और कोण एस, इन दोनों का योग जो है वो 180 अंश होगा। इसलिए कोण के और कोण एस जो है बराबर 180 अंश। तो कोण एस आपका निकल गया, कोण के का मान दिया हुआ 120 अंश बराबर 180। तो कोण एस बराबर आपका आ गया 180 माइनस 120, तो ये बच गया आपके पास 60 अंश। तो कोण एस आपके पास 60 अंश आ गया। इसी प्रकार से हम निकालते हैं कोण ई। देखो दूसरा है हमारे पास ECLU, एक समांतर चतुर्भुज है। कौन सा? देखो ECLU, तो सम्मुख कोण बराबर है, इसलिए कोण ई बराबर कोण एल बराबर ये आ गया 70 अंश। अब आपके पास जहाँ से बिंदु x दिया हुआ है ये एक छोटा त्रिभुज बन रहा, तो x का मान निकालना हमें। तो इसके अंतर्गत जो है ये छोटा त्रिभुज बना हुआ है, तो इसमें x का मान प्लस 70 अंश का मान और प्लस 60 अंश का मान, तीनों का मान जो है जोड़कर वो 180 अंश आ गया। तो इस तरीके से जो है x प्लस ये हो गया 130 बराबर 180 अंश। तो x का मान हमारा निकल गया 180 माइनस 130 बराबर ये आ गया 50 अंश। तो ऐसे जो है हमें x का मान निकालना है। तो आपको जो है समांतर त्रिभुज की सभी कंडीशनों को ध्यान रखना है कि अगर आसन कोण दिए हुए हैं, जैसे 120 में से 180 में से 120 घटा का हमारा निकला US, ये आसन कोण है। अब ये LE के बराबर है क्योंकि ये सम्मुख कोण है, और ये त्रिभुज बन गया हमारे पास E, इसका नाम कुछ भी रख लें हम, ये और ऐसे हमारा त्रिभुज बन गया। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो उससे हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट, तीनों कोणों का योग 180 हो गया। तो x का मान जो है और सीधा आ गया 180 माइनस 130 बराबर 50 अंश।
ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 10। अब देखिए 10 में जो है ये आकृति हमारे पास दी हुई है। इसका नाम दिया हुआ है के एल एम और एन। इसमें ये कोण दिया हुआ है 100 अंश और ये कोण दिया हुआ है 80 अंश। तो हमें बताना है कि ये आकृति एक समलंब है या नहीं है। अब देखिए इस आकृति में जो है हमें साफ दिखाई दे रहा कि के एल जो है वो समांतर है एम एन के, और कोण एम प्लस कोण एल, ये एल दिया हुआ है, बराबर है 100 प्लस 80 बराबर 180 आसन कोण हो गए। यानी कि दो एक साइड के कोणों का योग बराबर 180 है तो आसन कोण हो गए, और ये भुजा भुजा के समांतर है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि के एल एम एन क्या है, एक समलंब है। बस केवल हमें जो है इस प्रश्न में इतना ही बताना था कि यह आकृति एक समलंब है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 की जो हमारी आकृति दी हुई है, यह आकृति है हमारी ए बी सी डी। ये कोण दिया हुआ है 120 का। तो हमें जो है एक तो निकालना है, हमें एम कोण सी का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये कोण हमें निकालना है, और ए बी निकालना है यदि, और नहीं यदि दिया हुआ है ए बी समांतर सी डी, ये इसमें दिया हुआ है। अब देखिए इसमें दिया हुआ है कि ए बी समांतर सी डी के है, तो समांतर चतुर्भुज हो गया। कोण एम, ये कोण सी निकालना है। अब ये दोनों कोण जो है दोनों आसन कोण हो गए, यानी कि कोण सी और कोण बी ये हो गए आसन कोण। तो इन दोनों कोणों का योग जो है एम कोण सी प्लस कोण बी बराबर 180 अंश। तो हमें निकालना है एम कोण सी प्लस इसका मान 120 बराबर ये हो गया 180। तो एम कोण सी बराबर 180 अंश माइनस 120 बराबर ये आ गया आपका 60 अंश। तो ऐसे जो है हमें एम कोण सी यानी कि कोण सी का मान निकालना है। तो कोण सी जो है हमारा वो आ गया 60 अंश। अब देखो प्रश्न नंबर हमारा चलता है 12। प्रश्न नंबर 12 जो है इस अभ्यास का लास्ट सवाल है। प्रश्न नंबर 12 में चित्र हमारे पास दिया हुआ है। नाम है इसका पी क्यू आर एस, ये दिया हुआ है। तो हमें जो है एक तो ज्ञात करना है कोण पी, एक ज्ञात करना है कोण एस। ये ज्ञात करना है, और इसमें दिया हुआ है ये कोण दिया हुआ है 130।
और दिया हुआ है एस पी समांतर है आर क्यू के। ये सब चीज़ें इसमें दी हुई है। एस पी यानी कि ये भुजा जो है इस भुजा के समांतर है, तो इसका मतलब ये एक समांतर चतुर्भुज तो नहीं कह सकते, क्योंकि ये दो भुजा अलग अलग हैं, तो समलंब है ये। दो भुजा समांतर है तो ये समलंब हो गया। तो इसलिए हमें जो है कोण एस पी हमारा कोण ये है, एक तो हमें ये ज्ञात करना, एक कोण एस हमारा ये है, एक कोण हमें ये ज्ञात करना है। तो ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं।